अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ कार मूविंग एट 20.0 मीटर पर सेकंड और 72.0 किलोमीटर पर आवर crashes into a tree. Find the magnitude of the average force acting on a passenger of mass 70 kg on each of the following cases. Part A. The passenger is not wearing a seat belt. He is brought to rest by a collision with windshield and dashboard that lasts 2.0 milliseconds. Part B. The car is equipped with a passenger side airbag. The force due to airbag acts for 45 milliseconds, bringing to passenger to rest. तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझते हैं। न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक कार है और वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जा रही है या 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जा रही है। उसके अंदर हमारे पास एक पैसेंजर बैठा है और उस पैसेंजर का जो मास है वो 70 किलोग्राम है। जब ये कार 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रही है तो आगे जाके एक ट्री के साथ ये कोलाइड करती है, टकराती है। तो इस दौरान इस पैसेंजर पर हमारे पास फोर्स लगेगी। हमने उस एवरेज फोर्स को क्या करना है, निकालना है, मालूम करना है। क्लियर। अब इस न्यूमेरिकल के हमारे पास दो पार्ट है, यानी दो केसेस है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए के स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इनिशियली वो बंदा जब उस कार के अंदर बैठा है तो उसने सीट बेल्ट को नहीं बांधा है। इसके साथ साथ जब ये कार आगे जाके उस ट्री के साथ टकराती है तो ये बंदा, जाहिर बात है, अगर उसने सीट बेल्ट को नहीं बांधा है तो वो सीट से उठ के आगे डैशबोर्ड या उस कार की मिरर के साथ क्या करेगा, टकराएगा। जब सीट से उठ के ये बंदा इस तरह से डैशबोर्ड या कार की मिरर के साथ टकराता है तो इस दौरान ये जो कांटेक्ट टाइम है ये कितना है, ये हमारे पास है 2 मिली सेकेंड। क्लियर। तो इस कंडीशन के लिए हमने क्या करना है, फोर्स को मालूम करना है। जाहिर बात है ये बंदा जब आगे जाके डैशबोर्ड के साथ टकराएगा तो इस बंदे पर एक फोर्स लगेगी। हमने उस फोर्स को क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसी पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए हम स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, मास ऑफ पैसेंजर जिसको हमने एम से रिप्रेजेंट किया है वो कितना है, 70 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ कार, यानी जो वेलोसिटी कार की है वो वेलोसिटी उस पैसेंजर की भी होगी और ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी जिसको हमने वी से रिप्रेजेंट किया है। ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड या 72 किलोमीटर पर आवर। इसके साथ साथ पहले कंडीशन में उन्होंने जो टाइम ऑफ कांटेक्ट दिया है वो कितना है, जिसको हमने डेल्टा T1 से रिप्रेजेंट किया है, वो कितना है, 2 मिली सेकेंड। अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मिली 10 पावर -3 के बराबर होता है, यानी 2 × 10⁻³ सेकेंड। पार्ट ए में रिक्वायर्ड क्या है, एवरेज फोर्स पर डेल्टा T1 = F1, यानी हमने इस केस में फोर्स को मालूम करना है और उस फोर्स को हमने F1 से रिप्रेजेंट किया है, जिसके लिए टाइम हमारे पास क्या है, डेल्टा T1 यानी 2 मिली सेकेंड। वी नो दैट, यानी हमें मालूम है, इस रिलेशन को आप लोगों ने याद रखना होगा, इसको आप लोगों ने टॉपिक में पढ़ा है कि फोर्स, चेंज इन मोमेंटम और टाइम का जो रिलेशन है। क्लियर। इसको आप लोग न्यूटन का सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम भी कह सकते हो। यानी फोर्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब पार्ट ए के फोर्स को हमने क्या कहा था, F1। अब चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और डेल्टा T1 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब याद रखना स्टूडेंट, यहां पर ये जो फाइनल मोमेंटम होगा ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में उन्होंने इनडायरेक्टली फाइनल वेलोसिटी गिवन में दी है कि जब कार आगे जाके ट्री के साथ कोलाइड करेगा तो इस दौरान ये कार रेस्ट में आ जाती है, और रेस्ट में आने के साथ साथ उस बंदे की भी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल मोमेंटम है, यानी मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास एंड फाइनल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो तो मोमेंटम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0।
तो इस केस में हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 0 के बराबर आ जाएगा, माइनस अपनी जगह पर इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनिशियल वेलोसिटी, डेल्टा T1 अपनी जगह पर और इसके साथ साथ F1 भी अपनी जगह पर। अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने वैल्यू पुट करनी है। मास की वैल्यू गिवन में कितना है, वो है 70 किलोग्राम, तो इसकी जगह पर मैंने 70 पुट कर दी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो 20 मीटर पर सेकंड है, एंड जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो कितना है, 2 मिली सेकंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे F1 किसके बराबर आ जाएगा, -7 × 10⁵ न्यूटन। इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो F1 फोर्स लग रही है ये हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स है, एक अपोजिंग फोर्स है। कहने का मतलब ये है कि जब कार इस डायरेक्शन में जा रही है, और मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ट्री है, तो जब कार इस डायरेक्शन में जा रही है और इस तरह से आके इस ट्री के साथ कोलाइड करेगी, तो ये ट्री इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, यानी एक अपोजिंग फोर्स होगी। तो नेगेटिव साइन हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स यहाँ पर लग रही है ये एक अपोजिंग फोर्स लग रही है, जिसको हम रिटार्डिंग फोर्स भी कहते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने पार्ट बी को सॉल्व करना है, यानी दूसरे केस को हमने अब सॉल्व करना है। पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए हमने पार्ट बी के स्टेटमेंट को समझना होगा। तो कुछ कंडीशन वही पुरानी है, कुछ न्यू कंडीशन है। कहने का मतलब ये है पार्ट बी में कि अब हमारे पास बंदा वही है जिसका मास हमारे पास 70 किलोग्राम है, उस कार की जो स्पीड है वो भी वही 20 मीटर पर सेकंड है। लेकिन आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो कि अब हमारे पास जो कार है वो एक न्यू कार है, यानी मॉडर्न कार है, जिसमें हमारे पास एयरबैग मौजूद होते हैं। तो जब ये न्यू मॉडर्न कार जिसमें हमारे पास एयरबैग मौजूद है, ये जब इस तरह से 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ मूव करती है और आगे जब ये एक ट्री के साथ टकराएगी, तो इस दौरान यहाँ पर हमारे पास इस कार में एयरबैग मौजूद है। अगर एयरबैग मौजूद होंगे तो जैसे ही ये कार इस ट्री के साथ टकराएगा तो बंदा सीट से उठ के आगे जब डैशबोर्ड और मिरर के साथ टकराएगा तो इसके दरमियान में हमारे पास एयरबैग्स आ जाएंगे, यानी फोम जैसा आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से दरमियान में एयरबैग्स आ जाएंगे। जब ये बंदा उस एयरबैग के साथ टकराएगा और आगे फिर डैशबोर्ड के साथ, तो इस दौरान यहाँ पर ये जो कांटेक्ट टाइम है, यानी जिस दौरान इस बंदे पर फोर्स लगेगी, तो ये टाइम बढ़ जाती है और वो टाइम हमारे पास कितना है, वो 45 मिली सेकेंड है। क्लियर। अब अगर हमारे पास टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है तो इस दौरान इस बंदे पर कितना फोर्स लगेगा, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड को हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो बाकी वही फार्मूला है, उसी फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास गिवन डेटा क्या है, बाकी तो वही पुरानी चीजें हैं, बट इसके लिए हमारे पास जो टाइम है जिसको हमने डेल्टा T2 से रिप्रेजेंट किया है वो कितना है, 45 मिली सेकंड। जब इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 45 × 10⁻³ सेकंड के बराबर आ जाएगा। रिक्वायर्ड क्या है, पार्ट बी में रिक्वायर्ड क्या है, एवरेज फोर्स फॉर डेल्टा T2 इज इक्वल टू F2, यानी इस टाइम के लिए जिसको हमने डेल्टा T2 कहा, इसके लिए हमने एवरेज फोर्स को क्या करना है, मालूम करना है, जिसको हमने F2 से रिप्रेजेंट किया। वी नो दैट, हमें मालूम है, इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस रिलेशन को आप लोगों ने याद रखना होगा। तो अगर हमने दूसरे कंडीशन के लिए फोर्स को मालूम करना है तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, F2 डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T2, यानी फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। F2 अपनी जगह पर आ जाएगा, जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। डेल्टा T2 भी अपनी जगह पर आएगा। बाकी कंडीशन वही है, यानी अगर हमारे पास एयरबैग्स मौजूद हो फिर भी टकराने के बाद कार वो पैसेंजर हमारे पास रेस्ट में आ जाते हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उस पैसेंजर की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो तो हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। ऑलरेडी ये स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि फाइनली वो पैसेंजर हमारे पास किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, जीरो। अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो तो फाइनल मोमेंटम भी हमारे पास क्या होगा, जीरो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो। इसके साथ साथ माइनस अपनी जगह पर इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर, मास एंड इनिशियल वेलोसिटी डेल्टा T2 अपनी जगह पर और F2 भी अपनी जगह पर। अब इसमें आप लोगों ने करना क्या है,
मास की जगह पर मास की वैल्यू पुट करनी है, वेलोसिटी की जगह पर वेलोसिटी की वैल्यू और टाइम की जगह पर टाइम की वैल्यू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे F2 हमें मिल जाएगा -3.1 and 10 to the power 3 न्यूटन। अब अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करिए, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर आप लोगों को वाज़ेह नजर आ रहा है कि यहाँ पर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कम है। यानी इस कंडीशन में जो एवरेज फोर्स लग रहा है वो कितना है, वो कम है, और इस कंडीशन में जो एवरेज फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया कि ये रिटार्डिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर कार पैसेंजर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इस पर जो अपोजिंग फोर्स लगेगी, यानी जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल को तो आप लोग समझ चुके होंगे, बट मैं सिर्फ आप लोग को समझा रहा हूं कि इस केस में फोर्स की मैग्नीट्यूड क्यों ज्यादा है और इस केस में फोर्स की मैग्नीट्यूड क्यों कम है। इस केस में बंदे को ज्यादा नुकसान होगा और इस केस में बंदे को कम नुकसान होगा। तो इसका मतलब ये है, आप इसको इस एग्जांपल की मदद से समझ सकते हो कि हमारे पास एक ट्री है और ये हमारे पास वो पैसेंजर है। ये पैसेंजर इस तरह से 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ आ रहा है। जैसे ही ये इस ट्री के साथ कोलाइड करेगा तो यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्ट टाइम है जिस दौरान इस पर फोर्स लगेगी तो वो कितना है, वो हमारे पास 2 मिली सेकेंड है। जब कॉन्टेक्ट टाइम कम हो तो इस बंदे पर फोर्स ज्यादा लगेगी, जिसकी वजह से उस बंदे को ज्यादा नुकसान होगा। अब दूसरा कंडीशन कुछ इस तरह से है कि वही बंदा है 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ आ रहा है, वही ट्री है, लेकिन यहाँ पर हमने एक फोम रखा, एयरबैग जैसा एक फोम हमने रखा। तो ये बंदा जब आके इसके साथ टकराएगा तो उस एयरबैग की वजह से जो टाइम आप कॉन्टेक्ट है, जिस दौरान इस बंदे पर फोर्स लग रही है, तो वो टाइम हमारे पास बढ़ जाती है और वो कितना है, 45 मिली सेकेंड। अब टाइम आप कॉन्टेक्ट अगर बढ़ जाए तो इस बंदे पर जो एवरेज फोर्स लगेगी वो कम लगेगी, जिसकी वजह से उस बंदे को नुकसान कम होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे।